आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पढ़े थे, उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है कि जैसे मान लिया जाए कि ये क्या है, एक मैग्नेट है। क्या है? ये एक मैग्नेट है। ये अपना क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। अगर ये वाला पोल इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ से इसके मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल करके साउथ के पास जाएंगे, नॉर्थ से साउथ के पास जाएंगे। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट, एक दूसरा कोई मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल या साउथ पोल यहाँ पे है, तो इस जगह पे आप बताइए कि इसके वजह से कितना इसका स्ट्रेंथ है, कितना यहाँ पे इसके पास पावर है, इसके फील्ड का कितना पावर है, यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। होता क्या है, तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में यूनिट नॉर्थ पोल पे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था कि किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिमिलर यहाँ पे है कि मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में कि एक मैग्नेटिक फील्ड में यूनिट नॉर्थ पोल पे जो फील्ड अप्लाई होगा, जो फोर्स अप्लाई होगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या इस मैग्नेट की वजह से, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। चलिए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए, मानते हैं कि क्या है, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच से। क्या से डिनोट करते हैं? एच से। कहीं कहीं पे आपको बी से भी डिनोट करते हुए मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। हमने क्या बताया इसको कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में यूनिट नॉर्थ पोल पे जितना फोर्स अप्लाई होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। ये एक मैग्नेट है जिसके पास नॉर्थ और साउथ पोल है। जरा याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, एक पॉजिटिव चार्ज Q था, ये अपना फील्ड बना रहा था। क्या बना रहा था? अपना फील्ड बना रहा था। अब हम लोग बोले थे कि इस पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से, ये चार्ज कैसा भी हो सकता है, इस चार्ज की वजह से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हम लोग टेस्ट चार्ज जिसको बोलते हैं, वो लिए थे। और यहाँ पे अगर ये r डिस्टेंस पे था तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था कि बताइए कि इस जगह पे कितना फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देखे थे। सिमिलर यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या है, ये एक क्या है, ये एक पोल है। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग मोनोपोल कंसीडर कर सकते थे, मोनो चार्ज कहने का मतलब एक चार्ज कंसीडर करते थे, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता। सिमिलर यहाँ पे भी है, ये नेगेटिव के जैसा और ये पॉजिटिव के जैसा। लेकिन जो हमको टेस्ट करना है वो यूनिट नॉर्थ पे करना है। यूनिट पोल कैसा होना चाहिए? नॉर्थ पोल होना चाहिए। अब देखते हैं, अब इस पोल से हमने एक पॉइंट माना है। क्या माना है? पॉइंट। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि बताइए कि इस फील्ड की वजह से, इस मैग्नेट की वजह से एक पॉइंट पे अपना वो फील्ड बना रहा है, तो एक पॉइंट माने हम लोग P, इस P पे इसका वैल्यू कितना होगा, कितना इस पे फोर्स लगाएगा। हमने माना एक नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे कुछ उसका m वैल्यू होगा। चलिए मानिए इसका वैल्यू कितना है, m वैल्यू है। m क्या है? पोल स्ट्रेंथ होता है, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ होता है, ये बात याद रखिएगा। स्मॉल m क्या है? पोल स्ट्रेंथ है इसका, तो जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ। हमने क्या माना, एक नॉर्थ पोल यहाँ पे माना है जिसका स्ट्रेंथ यूनिट मान लेंगे, आप यूनिट मान लीजिए, यूनिटी में निकाल लेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम मानते हैं कि नॉर्थ पोल है जिसका वैल्यू कितना है, यूनिट, यानी 1 है। यही ना होता है। अभी तो डेफिनेशन बताएं, क्या बताता है डेफिनेशन कि यूनिट नॉर्थ पोल पे, एक मैग्नेटिक फील्ड में यूनिट नॉर्थ पोल पे जितना फोर्स अप्लाई होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे, जिसको भी नोट करेंगे H से। तो बताइए कि यूनिट नॉर्थ पोल पे इसका कैसे लिखेंगे, नॉर्थ पोल हम लिखेंगे, और इसके लिए क्या होगा F/m, जहाँ पे m का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन। अब हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि आखिर वैल्यू कितना आता है। हम लोग मानते हैं कि एक फील्ड में r डिस्टेंस पे क्या है, एक पॉइंट है जहाँ पे एक यूनिट पोल रखा हुआ है, और वो कैसा पोल है, नॉर्थ पोल। तो बताइए कि फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं स्ट्रेंथ बराबर क्या, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि F/m। अब बताइए यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा। हमने कुलाम्स लॉ आपको बताया था, फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता था, K m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे K का वैल्यू क्या था, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू m1 m2 और आर स्क्वायर। m1 m2 क्या था, तो पोल का स्ट्रेंथ था, जिस दो पोल के बीच का हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे। एक पोल ये है, एक पोल ये है, तो इन दोनों पोल का स्ट्रेंथ था। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है। तो यूनिट पे बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे देख रहे हैं। ये था वैल्यू। अब बताइए हमको फोर्स किन किन दो बीच के बीच कैलकुलेट करना है, किन दो पोल स्ट्रेंथ के बीच कैलकुलेट करना है, किन दो पोल के बीच। एक पोल ये हो गया और एक पोल कौन हो गया, ये वाला। हम इसको m मान ले रहे हैं, इसका वैल्यू हम लोग यूनिटी मान लिए हैं। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो जरा बताइए फोर्स इन दोनों के बीच कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रखिए फॉर्मूला में म्यू नोट। अच्छा म्यू नोट क्यों रख रहे हैं, म्यू और क्यों नहीं रख रहे हैं, रिलेटिव पर हम लोग डायरेक्टली मान रहे हैं कि जो ये मीडियम कंसिडर किया जा रहा है वो क्या है, एयर है। अगर कोई दूसरा मीडियम होता तो वहां पे हम म्यू आर को भी यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। तो म्यू एक पोल का वैल्यू कितना है, m है, हम लोग m रख दिए। दूसरा पोल का वैल्यू कितना है, 1 है बटा। अब बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और 4 पाई। अभी हमने ये फोर्स का वैल्यू लिखा है, लेकिन यूनिट पोल के लिए क्या बोल रहा है, m, और यहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे, m। अब ये कौन सा m है, जरा बताइए ये कौन सा m है, ये वाला है। इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कंसीडर करना है, यूनिटी वाला वैल्यू है, यानी वहां वाला वैल्यू क्या है, यहाँ पे, और इसका वैल्यू कितना है, 1 है। तो ओवरऑल बताइए हमारे पास जो वैल्यू आया वो क्या आया, h बराबर म्यू नोट। कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम इसको बड़ा m मान लेते हैं, एक बड़ा m मान लेते हैं और एक यहाँ पे स्मॉल m मान लेते हैं, जिसका वैल्यू कितना है, 1 है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बड़ा वाला m के बीच में और छोटा वाला m के बीच में, छोटा वाला m का वैल्यू कितना है, 1 है। तो अब ठीक है, F/m, क्योंकि m क्या है, टेस्ट पोल आप बोल सकते हैं। तो वैल्यू रखने के बाद क्या आया मेरे पास, आप ऐसे भी रख सकते हैं, m, एक ये पोल बड़ा वाला और एक ये पोल, m से m अभी भी कैंसिल हो जाएगा, यूनिट की बात करेंगे तो। यानी मेरे पास जो ऑप्शन आया m म्यू नोट m/4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये हुआ पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू। तो पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना आया, h बराबर म्यू नोट इंटू m/4 पाई आर स्क्वायर। जरा आप याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला में कितना आता था E का वैल्यू। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एकदम सिमिलर है, बस तो थोड़ा उसमें टर्म का बस चेंजेज है। जो हम लोग वहाँ पे H, जो यहाँ पे हम लोग H डिनोट कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग क्या डिनोट करते थे, E से डिनोट करते थे। और E बराबर हम लोग के लिए क्या आया था, K इंटू Q/4 आर स्क्वायर, ये वैल्यू आया था। और K का वैल्यू को अगर हटाते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q/r स्क्वायर आया था। देखिए तो सिमिलर है कि नहीं, Q एक चार्ज वहां पे था, एक चार्ज यहाँ पे भी है। 4 पाई ये वाला कांस्टेंट टर्म अलग है, आप इसको K कंसीडर कीजिएगा। अगर K कंसीडर करते हैं तो K m/r स्क्वायर। आप देखिए ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू एकदम मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, बस टर्म थोड़े अलग हैं। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। आगे हम लोग समझते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, एकदम सिमिलर है इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बताए थे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल बताए थे कि दो चार्ज के, दो इक्वल चार्ज हो और अपोजिट चार्ज हो। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो मैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, ये एक नॉर्थ पोल हो जाएगा और एक साउथ पोल हो जाएगा।
दोनों के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। जैसे हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता था, सेम होता था। उसी प्रकार से यहाँ पे चार्ज के टर्म में नहीं है, यहाँ पे पोल के टर्म में है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। अब वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते थे, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। देखिए निकालते हैं इसको, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। मैग्नेटिक डाइपोल हमने भी बताया कि एक मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट है, जिसमें नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल, अब यहाँ पे बताता है कि दो पोल का कंबाइंड फॉर्म, और कंबाइंड फॉर्म में कंडीशन ये होना चाहिए कि जितना मैग्नीट्यूड इसके पास है, यानी इस पोल के पास जितना स्ट्रेंथ है, पोल का स्ट्रेंथ है, उतना ही स्ट्रेंथ इसके पास होना चाहिए, और अनलाइक होना चाहिए। लाइक मतलब क्या, सिमिलर। लेकिन यहाँ पे सिमिलर नहीं, तो सिमिलर नहीं कब होगा, एक अगर नॉर्थ है तो एक साउथ होगा। जैसे जरा याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे चार्ज का वैल्यू क्यू है तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। हम सिमिलरिटी थोड़ा सा लिख देते हैं आपको। जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का काम करता था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ काम करता है। पोल स्ट्रेंथ को हम लोग किस से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं। जो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते थे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम लोग डिनोट कर रहे हैं एच से। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से हो रहा है, या इसी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। एच से डिनोट कर रहे हैं। वहां पे हम लोग क्या से डिनोट करते थे, जरा बताइए। वहां पे ई से डिनोट करते थे। परमिएबिलिटी वहां पे यहाँ पे परमिएबिलिटी होता है म्यू नोट, वहां पे क्या होता था, इसके जगह पे एप्सिलॉन नोट होता था। रिलेटिव परमिएबिलिटी को हटाते हैं। आगे वहां पे फ्लक्स का डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट किए थे, एक बार आपको याद होगा, फ्लक्स का डेंसिटी डी से डिनोट करते थे। यहाँ पे हम लोग फ्लक्स का डेंसिटी बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और भी जो सिमिलरिटी होंगे वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग P से डिनोट करते थे, बिल्कुल करते थे। P बराबर हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे, Q इंटू 2L, और 2L क्या था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था। यहाँ पे जो डिनोट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल को, वो M से करते हैं, स्मॉल m से। अब देखिए गड़बड़ क्या हो जाएगा, हम लोग पोल स्ट्रेंथ को भी m से डिनोट कर रहे हैं और इसको भी, इसलिए हम इसको भी किस से डिनोट कर देंगे, P से। कैपिटल M से नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल M से हम लोग डिनोट करते हैं, आगे पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन को या मैग्नेटिक इंटेंसिटी को, तो आगे इस चीज को हम लोग देखेंगे। देखिए, तो इतने सारे सिमिलरिटी थे, बस टर्म थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन काम एकदम उसी के जैसा है। अब यहाँ पे इसमें हम लोग देखते थे कि इसके कंबाइंड फॉर्म को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे, तो इसके भी कंबाइंड फॉर्म को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। कंडीशन ये है कि ये दोनों पोल का जो स्ट्रेंथ होगा वो इक्वल होगा, साथ ही साथ अनलाइक होगा। यानी अनलाइक कहने का मतलब क्या, कि अगर एक नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2L। कहने का मतलब यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, L, और यहाँ पे होगा L। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। आगे हम लोग समझेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जरा बताइए। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक पोल के स्ट्रेंथ और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे भी सिमिलर है। बताइए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होगा, m इंटू 2L। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता था, फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इस केस में देखते हैं तो जरा बताइए इसका डायरेक्शन क्या था, जस्ट उसका उल्टा था। याद कीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन था नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर था, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यहाँ पे भी फ्लक्स का डायरेक्शन या फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से होता है, नॉर्थ से होकर के साउथ की ओर जाता है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होता है साउथ से नॉर्थ की होता है। ये बात याद रखिएगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
साउथ नॉर्थ, यानी इधर से इधर क्या होगा, इसका डायरेक्शन का वैल्यू होगा। तो ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब हम लोग जरा याद कीजिए, वहां पे हमने आपको बताया था कि अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसके एक्सिस के लॉन्ग एक पॉइंट पे आप E का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए कि इस पॉइंट पे E का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, तो इस एक्सिस के लॉन्ग एक पॉइंट P पे अब आप बताइए कि क्या कैलकुलेट कीजिएगा इसमें। वहां पे E सिमिलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का E मैग्नेटिक फील्ड के किसके सिमिलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था वहां पे। यहाँ पे क्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट पे आप H का वैल्यू बताइए, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बताइए। एकदम सिमिलर है, जब जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे भी हम लोग को वही चीजें कैलकुलेट करना है। हम एक करते हैं, एक आप लोग करके आइएगा। देखिए इसमें दो जगह पे कैलकुलेट करना था, एक डाइपोल के एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट के अलॉन्ग, यानी यहाँ पे जो कि डिस्टेंस x में हम आप लोग को बताए थे, तब कैलकुलेट करना था। हम मैग्नेटिक डाइपोल में कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं एक पॉइंट P पे। किसकी वजह से, तो मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से। मैग्नेटिक डाइपोल हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सिस पे। चलिए देखिए यहाँ पे ये हमने बनाया एक साउथ और नॉर्थ, क्या बनाया, एक मैग्नेट। अब चूंकि ये मैग्नेटिक डाइपोल है, तो जरा बताइए इसके पास जो पोल का स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा। अगर इसके पास m है तो इसके पास वैल्यू कितना होगा, m होगा। क्यों होगा, हमने अभी बताया, क्योंकि एक डाइपोल को कंसिडर कर रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। अब इसका एक्सिस कैसे होगा, एक पॉइंट हमने माना यहाँ पे P। अब इस P पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, H का क्या कैलकुलेट करना है, H का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जरा बताइएगा कि H का जो वैल्यू होगा वो किन किन वजह से होगा। देखिए एक पोल यहाँ पे है, ये क्या करेगा, अब यहाँ पे हम कोई चार्ज कंसिडर करेंगे, कोई चार्ज कंसिडर करेंगे। अब चूंकि चार्ज के टर्म में हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो हम लोग एक पॉइंट को कंसिडर कर लेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, एक नॉर्थ पोल है, ये कंसिडर करेंगे इस पॉइंट पे। जैसे बताइए यहाँ पे स्ट्रेंथ का वैल्यू पता करना है। अब बताइए, अब यहाँ पे स्ट्रेंथ किस चीज पे वो दिखाएगा, कोई वहां पे भी पोल होगा तब ना, कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा तब ना, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्थ पोल कंसिडर कर रहे हैं। अब बताइए नॉर्थ के वजह से यहाँ पे ये वैल्यू कितना होगा, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ है, तो बताइए यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको ढकेलेगा, इस तरीके से डायरेक्शन होगा। यानी हम लोग इसको मान रहे हैं क्या, H1 मान रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जो इसकी वजह से फोर्स लग रहा है वो क्या है, H1 है। तो फिर वहां पे स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब एस पोल क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो ये अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू कंसिडर करेंगे, क्या करिए, ये वैल्यू यहाँ पे कंसिडर। अब हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है दोनों को। हम लोग इसको H1 माने हैं तो इधर क्या हो जाएगा, H2। दोनों पोल की वजह से, एक पोल की वजह से H1 हो जाएगा और एक पोल की वजह से H2 हो जाएगा। अब दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे तो उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिल जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। अब जरा बताइए, हम मानते हैं कि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है, कितना है, D है। कितना डिस्टेंस है, D। क्योंकि ये जान रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक L है, ये L है। तो बताइए कि इस पॉइंट की वजह से, यानी आगे हम कंसिडर करते हैं फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉर्थ पोल। कौन सा पोल, नॉर्थ पोल की वजह से। नॉर्थ कौन सा है, ये वाला पोल की वजह से इस पॉइंट पे वैल्यू कितना होगा, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो कैलकुलेट कीजिए। अब जरा बताइए h बराबर हमने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला होता है? h बराबर क्या फॉर्मूला होता है? h बराबर अभी फॉर्मूला बताए k m बाई आर स्क्वायर। जहां पे ये m कौन सा होता है, कौन वाला होता है, जहां पे टेस्ट कर रहे हैं तो वो वाला होता है, यानी पोलर स्ट्रेंथ का वैल्यू, या जिसके वजह से होता है वो वाला होता है। अभी तुरंत जस्ट बताएं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू होता था वो वाला ऊपर नीचे मिल करके कट जाता था, यानी जो स्ट्रेंथ यहाँ पे होता है वो वाला वैल्यू होता है यहाँ पे। यानी अगर इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे अप्लाई करें तो बताइए नॉर्थ पोल की वजह से कौन सा है? H1, यानी H1 बराबर क्या हो जाएगा वैल्यू? H1 बराबर म्यू नोट बाई 4 पाई m बाई, अब दोनों के बीच डिस्टेंस बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ये l d है, यहाँ से l है, तो बताइए ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? d माइनस एल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? d माइनस एल का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ये हमको वैल्यू मिल गया किसकी वजह से? ये वाले की वजह से। आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। अब आगे हम लोग फील्ड स्ट्रेंथ, गाना सुनिए और मजा कीजिए और पढ़िए। फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू साउथ पोल। चलिए इसकी वजह से क्या होने वाले हैं? H2। H2 बराबर क्या हो जाएगा जरा बताइए? म्यू नोट, इसका भी वैल्यू कितना है? m ही वैल्यू है, तो m बटा 4 पाई, यहाँ पे कंसिडर करना होगा। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? d, यहाँ से और आगे बढ़ेगा तो d इतना, और यहाँ से और कितना हो जाएगा? l, यानी l प्लस क्या हो जाएगा? d का स्क्वायर। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब चूंकि आप डायरेक्शन देखिए, एक इधर का है, एक इधर का है, और एक इधर का है, इधर का है, तो बताइए रिजल्टेंट हम लोग क्या करना है? एक दूसरे में से घटा देना है। अब घटा करके हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा घटेगा किसको में से किसको घटाएं? अब जरा बताइए इसका जो वैल्यू होगा वो बड़ा कौन सा होगा? H1 का वैल्यू बड़ा होगा या H2 का वैल्यू होगा? अब जरा बताइए। देखिए तो नॉर्थ से इस P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बड़ा है, इस साउथ से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बड़ा है। आप पाएंगे कि नॉर्थ की वजह से उधर फोर्स वो ज्यादा लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, और साउथ की वजह से इधर फोर्स कम लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच में, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। किसके कंपेयर में? इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में। यानी अगर हम इसका ओवरऑल रिजल्टेंट देखें तो H2 का वैल्यू अगर इतना है तो इसका वैल्यू इससे कुछ बड़ा होगा। यानी हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री, यानी डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। इसीलिए रिजल्टेंट ऑफ स्ट्रेंथ H बराबर क्या हो जाएगा? H बराबर H1 माइनस H2। क्यों कर रहे हैं H1 माइनस H2? क्योंकि हम देख रहे हैं कि H1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ और P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? कम है एज कम्पेयर टू साउथ और P पॉइंट के बीच। तो रख देते हैं वैल्यू। आप यहाँ से वैल्यू रखिए तो क्या मिलेगा? मिलेगा H1 का वैल्यू म्यू नोट m, बट हम म्यू नोट को डायरेक्टली k के टर्म में रख देते क्योंकि दोनों में सेम है, k बाई एल प्लस एल माइनस डी माइनस एल का स्क्वायर, डी माइनस एल का स्क्वायर, और माइनस के एम डी प्लस एल का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इस चीज को एलसीएम लीजिए और इसको कैलकुलेट कीजिए। आप एलसीएम लीजिएगा, इन दोनों को कॉमन ले रहे हैं, एच बराबर के एम कॉमन लेंगे तो क्या होगा? डी का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का ओवर स्क्वायर। ये वाला सी वाला कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? डी प्लस एल का स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का स्क्वायर। अब इस चीज को आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद क्या वैल्यू बचेगा? के एम 4 डी एल बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना वैल्यू बचेगा। अब हम एक कंडीशन आपको और बताए थे, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है एल का वैल्यू बहुत छोटा होता है। किसके कंपेयर में? ये वाला डिस्टेंस है डी के कंपेयर में। तो डी के कंपेयर में एल का वैल्यू क्या है? बहुत ही छोटा है, कि डी इज लार्ज ग्रेटर देन एल। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? एल को क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं।
तो एल को निगलेक्ट करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, यानी हमारे पास जो एच का वैल्यू आया वो क्या आया Km4। बताइए तो ये वाला वैल्यू खत्म हो गया तो पावर किस पे चला जाएगा, डी के पावर 4 हो जाएगा। एक डी ऊपर है तो कितना हो जाएगा, एक डी ऊपर है तो एक से एक कट जाएगा, यानी बचेगा क्या, डी के पावर 3 और 4L। जरा बताइए, अभी अभी हमने आपको बताया P यानी मैग्नेटिक मोमेंट बराबर बताया क्या, 2L इंटू एम। देखिए तो यहाँ पे 4L इंटू एम है, 2L इंटू एम को हम लोग अगर निकाल दे तो क्या बचेगा 2kp/dq। ये हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से फील्ड का स्ट्रेंथ। कब, जब वो पॉइंट कहाँ पे होगा, पॉइंट कहाँ पे होगा, एक्सिस के अलोंग होगा। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है कि जब वो पॉइंट कहाँ पे होगा, इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। कहाँ पे, इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक पॉइंट होगा जिसका नाम है P और डिस्टेंस कितना है D। इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अब बोलिएगा नहीं कैलकुलेट होगा, बिल्कुल होगा। आप पीछे वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला में देखिएगा एकदम सिमिलर है, बस नाम चेंज कर देना है। यहाँ पे एक नॉर्थ को पॉजिटिव रखा हुआ है, उसमें साउथ को नेगेटिव क्यों रखा हुआ है। यहाँ पे P है जो हम H1 और H2 कर रहे हैं उसको E1 और E2 किया हुआ था उसमें। उसके बाद आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ जो आपको वैल्यू आ रहा है इसमें आपको वैल्यू कम जाएगा। H का वैल्यू क्या हो जाएगा, Kp/dq, इतना उसका वैल्यू हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो इस चीज को आपको होमवर्क के रूप में है, कैलकुलेट कीजिएगा। हम टेगमेंट पे जो बनाइएगा आप लोग उसका हम PDF मंगवा लेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, ये था मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ का वैल्यू। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, PDF सेंड कर दिया जाता है और सेंड कर दिया भी जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि अच्छा अब बताइए, एक कंडक्टर है, ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। बताइए जो इसका फील्ड होगा वो कैसे बनेगा, इसका भी तो फील्ड बनेगा, क्यों बनेगा फील्ड आप बताइए। हमने आपको पहले ही बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ पे बनता है, जहाँ पे चार्ज क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, चार्ज मूव करता है, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, या परमानेंट मैग्नेट की वजह से। तो बताइए यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है कि नहीं। अब आई करंट फ्लो रहा है तो इसका जो फील्ड बनेगा उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आपको क्या है, राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड हुआ। करंट का डायरेक्शन आप अगर इस सारे फिंगर को आप करंट का डायरेक्शन दिखाइएगा तो ये जो थंब होगा वो फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। लेकिन आप अगर थंब को करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकर के चलते हैं, कंसीडर करते हैं, तो सारे बाकी फिंगर जो है वो फील्ड का डायरेक्शन दिखाएंगे। फिर से एक बार समझिए, थंब रूल क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। देखिए आप अगर सभी फिंगर को, ये सभी फिंगर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं तो ये थंब किस चीज को दिखाएगा, करंट का डायरेक्शन को दिखाएगा। इसको फील्ड मानते हैं तो ये करंट दिखाएगा, अगर इसको फील्ड मानते हैं तो ये वाला क्या दिखा देगा, करंट दिखाएगा। हम समझते हैं, देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, तो इसमें जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से, यानी इस तरीके से क्या बनेगा, इसमें फील्ड बनेगा। जस्ट इसका उल्टा, अभी क्या था, करंट कैसे फ्लो हो रहा था, एक कंडक्टर के रूप में फ्लो हो रहा था, लेकिन अभी जो करंट फ्लो होगा वो करंट फ्लो होगा एक कॉइल के रूप में। हमने क्या बनाया, एक कॉइल बना जिसके दो एंड है, इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। हमने करंट का डायरेक्शन इधर से दिया है, चल इधर से नहीं देते हैं, इधर से देते हैं, ऊपर से। ये एक कॉइल बनाया है हमने, इसमें क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है। बताइए करंट का डायरेक्शन किधर है, ऐसे, और ये क्या हो रहा है, निकल रहा है। अब बताइए कि हमने अभी बताया आपको कि ये क्या है, मूव, चार्ज का इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो इसका फील्ड बनेगा। बताइए फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। हम तुरंत क्या लगाएंगे इसमें, क्या लगाएंगे हम इसमें, क्या लगाएंगे, अभी बताएं हम, राइट हैंड थंब रूल। अभी बताएं आपको, क्या बताएं कि अगर ये वाला सारे फिंगर को हम अगर करंट का डायरेक्शन दिखा देंगे तो ये वाला क्या दिखा देगा, फील्ड का डायरेक्शन दिखा देगा। बताइए इसमें आप बताइए करंट का डायरेक्शन किधर है, करंट का डायरेक्शन किधर है, करंट का डायरेक्शन ये वाला, यानी हम अभी सारे फिंगर को किस चीज का दिखा रहे हैं, सारे फिंगर किस चीज को दिखा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। यानी ये वाला जो फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वाला करंट का फ्लो हो गया। तो बताइए कि ये क्या हमको दिखा देगा,
क्या दिखा देगा, क्या दिखा देगा बताइए, ये वाला हमको क्या दिखाएगा, फील्ड का डायरेक्शन को दिखाएगा। यानी इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है तो इधर से फ्लक्स होकर के निकलेंगे और ऐसे आएंगे। इसको जरा ऐसे समझते हैं, इसमें हम करंट डायरेक्शन को चेंज करते हैं दिखाने के लिए आपको। यानी आप पाएंगे कि करंट का डायरेक्शन को अगर हम चेंज करें ऐसे, अब बताइए कि करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर, करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो बताइए फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, फील्ड का डायरेक्शन यानी आपको इधर होगा, ऐसे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इस डायरेक्शन में। देखिए हो गया नहीं, यानी अब फील्ड यहां से निकलेंगे ऐसे घूम करके और वापस चले जाएंगे उधर से। यानी आप ऐसे समझिए, आप ये बनाइए कि ये कॉइल है, कॉइल मानिए आप इसको, अब ये कॉइल है, तो कॉइल में अगर करंट का डायरेक्शन ये वाला है, इधर करंट का डायरेक्शन हो रहा है, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर, यानी ऐसे निकल करके फील्ड फ्लक्स जो क्या होंगे यहाँ पे आएंगे, इधर से निकल करके फ्लक्स इधर आएंगे। इसमें भी वही काम हो रहा है, यानी जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा ऐसे कंसिडर करते हैं, तो फ्लक्स ऊपर से आएगा, इधर से निकलेगा और इधर से इंटर हो जाएगा इस तरीके से। यानी बताइए तो जहां से निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जहां से इंटर करता है उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल। ये भी एक मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगा कि नहीं करने लगा, डाइपोल के जैसा बिहेव करने लगा कि नहीं करने लगा, बिल्कुल। और ये वाला चीज का ही जितने प्रकार के आप लोग मोटर देखते हैं, जनरेटर देखते हैं, सभी में जो कॉइल बने होते हैं, कॉइल कहने का मतलब आप फैन देखें, फैन में वाइंडिंग किया जाता है, क्या वाइंडिंग उसमें कंडक्टर को इस तरीके से हम लोग अरेंज करते हैं। आप अगर फैन को कभी खोले होंगे, देखे होंगे, तो देखिएगा कि जो वायर होते हैं वो उसी तरीके से क्या होते हैं, वाइंडिंग बनाए होते हैं, कॉइल बनाए होते हैं, और वहां पे फील्ड जो बनता है कुछ इसी तरीके से फील्ड का डायरेक्शन होता है और फोर्स लगता है। तो ये हम लोग क्या समझे, जब कॉइल है तब कैसे फील्ड लगता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, और जब कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तब कैसे फील्ड बनता है। आगे हम लोग समझते हैं मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। इसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बोलते हैं। चलिए जरा समझिए क्या होता है ये। देखिए मान ले को ये क्या है, एक मटेरियल है, क्या है ये, एक मटेरियल है। अब चूंकि हमने वेबर्स लॉ में पढ़ा था कि कोई भी मटेरियल का जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। मैग्नेट कहने का मतलब क्या, कि एक डाइपोल के जैसा, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है, यानी इधर वाला नॉर्थ और इधर वाला साउथ, अब इधर वाला साउथ इधर वाला नॉर्थ, इस तरीके से अलग अलग सभी के हो सकते हैं, क्या है, हो सकते हैं। लेकिन जब ये मैग्नेट बनता है, जब ये मैग्नेट बन जाता है, यानी मैग्नेटाइजेशन का, मैग्नेटिज्म का इसमें प्रॉपर्टी आता है, तब क्या होता है, तब होता है कि सारे जो इसके मॉलिक्यूल्स थे वो एक अलाइन हो जाते थे एक डिफिनिट डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ नॉर्थ की ओर और साउथ साउथ की ओर। तब क्या होता था बताइए, तब क्या होता था, यानी सारे के सारे मैग्नेट मिल करके, टिनी मैग्नेट मिल करके एक बड़ा क्या बनाते थे, पूरा का पूरा एक बड़ा मैग्नेट बनाते थे, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाते थे। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कहने का मतलब क्या, मैग्नेट कहने का मतलब क्या, एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाते थे। मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ। अब बताइए हम ये पूरे मैग्नेट को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल करके ये काम करते हैं। यानी जब ये ऐसा हो जाता है, जब ये मैग्नेटाइज हो जाता है, तब क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है, जिसको हम लोग पी से नोट करेंगे। तो मैग्नेटाइजेशन बोला जाता है कि मैग्नेटिक डाइपोल इसका जो मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटाइजेशन किसको बोलते हैं, यानी मैग्नेटाइजेशन जो होता है, जरूरी नहीं है कि इसके सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम अलाइन हो जाते हैं, सारे के सारे, कुछ जितने अदर डायरेक्शन में है उससे ज्यादा अगर अलाइन हो जाते हैं। मान लीजिए कि 10 गो उल्टा पलटा घूम रहा है, मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन उल्टा पलटा है 10 गो, लेकिन 50 गो मॉलिक्यूल्स का एक डायरेक्शन में है, तो वो क्या हो जाएगा, डाइपोल बना लेगा। तो जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा यूनिट वॉल्यूम में, क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम में।
तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। मैग्नेटाइजेशन से आपको फीलिंग आ रहा है कि टोटल वॉल्यूम में कितने इसके मोलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाते हैं, मैग्नेट बनाते हैं। यही चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटाइजेशन से आपको समझ में आ रहा है, अब ये एक मटेरियल है, अगर इसमें करंट फ्लो करवाया जाए या किसी फील्ड में रखा जाए तो इसके कितने पार्टिकल मैग्नेट बनेंगे, कितने डाइपोल बनेंगे, उसका स्ट्रॉन्ग कितना होगा, कितना वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो वही बोल रहा है कि हमारे पास अगर 50 मीटर क्यूब का वॉल्यूम था, मटेरियल था, उसमें डाइपोल का वैल्यू कितना आया, कितना वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल आया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो जरा बताइए डाइपोल का यूनिट क्या होगा। डाइपोल का यूनिट क्या पढ़े थे हम लोग, m इंटू 2l पढ़े थे, 2l मीटर में, और इसका पढ़े थे एम्पियर मीटर। पोल का स्ट्रेंथ का यूनिट क्या पढ़े थे, एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर था, अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालिए, एम्पियर मीटर स्क्वायर और बटा मीटर क्यूब। यानी आप देख पा रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पियर पर मीटर क्यूब। ये था मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन, कि मैग्नेट के द्वारा एक मैग्नेट अपना अगर फील्ड बना रहा है तो एक करंट कैरिंग कॉइल में या एक मैग्नेटिक फील्ड में हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, तब क्या इफेक्ट पड़ता है, या कोई कंडक्टर अगर मूवमेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड में तब क्या इफेक्ट आता है, उसमें कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, कितना फोर्स लगता है, इस चीज को हम लोग आगे देखें। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो मैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए, धन्यवाद।